सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। लॉकडाउन के 35 दिनों बाद केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मेहनतकश मजदूरों को तथाकथित तौर पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों के साथ उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये निर्देश के साथ में ही सरकारों के चेहरे पर भी चिंता है, जो इन राज्यों में रह रहे हैं उनके चेहरे पर भी चिंता है और मजदूरों के मन में भी कई आशंकाएं हैं। कई सारे प्रतिबंध इसके साथ में हैं। लाखों मजदूरों को लाने के साथ सरकारों को उन्हें कोरोना में समस्याएं आने वाली हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में देश भर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम ये चर्चा शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और आज का विचार सूत्र हमारा ये कहता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। यह वाक्य किसी और का नहीं था। इस देश को आजादी दिलाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही वह मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के तौर पर भी याद रखते हैं। उन्होंने यह सूत्र वाक्य कहा था। कल मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है उसका विषय है वापसी का फरमान, सरकार परेशान। पर दरअसल केंद्र सरकार के फरमान को राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं कोई प्रवासी मजदूर अपने साथ महामारी का संक्रमण न ले आए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और जशपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव इसी की बानगी है। पंजाब के संदर में नांदेड़ से जो संघर्ष में शामिल हुए लोग पहुंचे, उन्हीं के बीच में भी बड़े स्तर पर संक्रमण की घटनाएं देखने को मिली और इसके चलते तमाम सरकारें परेशान करें तो क्या करें। इसके साथ सवाल उठ रहे हैं कि लाएं तो कैसे लाएं। क्या इतने बड़े स्तर पर बसें लगाना व्यवहारिक है? सरकार रेलें चलाने के नाम पर मौन है। हवाई जहाजों के उड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ किया जाए? तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर से वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के शिवपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ जी भी चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में होंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वरिष्ठ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी। आप सबका स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं रविंद्र चौबे जी से करता हूं। रविंद्र जी से चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रविंद्र जी किसान और मजदूर की ही राजनीति इतने वर्षों से करते हुए आए हैं। छत्तीसगढ़ के हालात पर उनकी बारीक निगाह है और देश के हालात पर भी उनकी निगाह है। छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर देश के कोने कोने में है। अब सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया कि आप चाहें तो ले आएं, व्यवस्था कर लें। कई सारे सवाल रविंद्र जी मेरे पास में हैं, पर सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत में इतना ही जानना चाहता हूं कि ये जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आए हैं, आपकी सरकार इन्हें किस रूप में ले रही है? कितना आसान आपकी राह को कर दिया है केंद्र ने? कितना सही फैसला है केंद्र का इस मौके पर कि सब कुछ आपके हवाले कर दिया है? क्या कहेंगे रविंद्र जी? केंद्र सरकार ने अब उसको कहें एडवाइजरी जारी किया है या दूसरे शब्दों में कहें कि सीधा फरमान जारी कर दिया है जी। जब लॉकडाउन लगा तो इसमें मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था, कोई नीति बननी थी। ये केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों में मजदूरों का काफिला पैदल चल रहा है। हमने दिल्ली में देखा, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए हजारों हजार लोग दिल्ली के सड़कों पे उतर आए थे और दिल्ली से लेकर बिहार तक और पश्चिम बंगाल तक रास्ते में मजदूरों से भरा पड़ा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के भी मजदूर जो हैदराबाद में है, जो पूना में है, जो सूरत में है, जो बॉम्बे में है, अब उनको लगातार लग रहा है कि अब उनकी वापसी होनी चाहिए। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्रतिबंध लगने के बावजूद भी जितने मजदूरों का पलायन हुआ था, ये सारे हिंदुस्तान की समस्या है। सभी जगह से मजदूरों ने अपने अपने घर वापसी की तैयारी कर रखी थी, लेकिन केंद्र सरकार की एडवाइजरी आई थी कि इसको बंद रखा जाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए चैलेंज है, बड़ी चुनौती है हमारे लिए। हम मजदूर हमारे भाई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पहले छात्रों को लाए हैं, हमको मजदूरों को भी लाने में या उनको रोजगार देने में, उनके लिए व्यवस्था करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि हम घिरे हुए हैं उन राज्यों से जहां वैश्विक महामारी का संक्रमण खूब फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर में आज भी कोई कंट्रोल नहीं है।
महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तेलंगाना में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रोक पाने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने जब फरमान जारी किया तो हमें उम्मीदें थी कि उसके आगे भी केंद्र सरकार से कोई नीति बननी चाहिए कि आखिर मजदूर जाएंगे कहां से, किस तरीके से उनकी वापसी होगी, रास्ते में जो मजदूर हैं उनके लिए व्यवस्था किस तरीके से हो सकती है, मजदूरों के खाते में क्या आप कुछ राशि दे सकते हैं, केंद्र का सपोर्ट क्या हो सकता है, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे हो सकती है। हमारे यहाँ के सांसदों ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब प्रधानमंत्री जी से उनकी बातें हुई, गृह मंत्री जी से उनकी बातें हुई, तब भी इस बात को आग्रह किया गया था उनके द्वारा कि आखिर मजदूरों की व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए कि आप उनके लिए क्या फंडिंग की व्यवस्था कर पा रहे हैं, उनके रोजगार के लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं। उनके क्वारंटाइन सेंटर हम लोग प्रारंभ करेंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ में जो मजदूर आ रहे हैं, राजनांदगांव में हमारे चिरचारी में 1000 मजदूर उस दिन थे, जिसमें से एक झारखंड जाने वाला सूरजपुर में पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद संक्रमण से लगभग 9 मरीज और पॉजिटिव पाए गए। तो ये स्थिति से निपटने के लिए भी केंद्र सरकार की अपनी एडवाइजरी में कोई तो बात कहनी चाहिए थी। आखिर केवल एक लाइन का फरमान जारी कर देने से पूरे देश की इस समस्या का आप निदान नहीं कर सकते। हमारे छत्तीसगढ़ का सवाल थोड़ा दूसरा है अन्य राज्यों की तुलना में। हमारी सरकार, हमारे नेतृत्वकर्ता इस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का समर्थन इस तरीके से सरकार को मिला है कि लॉकडाउन की व्यवस्था हमने की। शहरों में तो पुलिस लगाने की जरूरत पड़ गई, सुरक्षा के साधन लगाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांवों में गांव वालों ने स्वप्रेरित रूप से लॉकडाउन का पालन किया। इसलिए कोरोना का संक्रमण से छत्तीसगढ़ को बचाने में हम लोग सफल रहे। लेकिन अब जब आपका प्रश्न आपने कहा ना, सूरजपुर और जसपुर की घटना हुई है, निश्चित रूप से हम लोग चिंतित हैं कि अगर मजदूर आएंगे तो सबसे पहले उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको मेडिकल टेस्ट के लिए टेस्ट किट उपलब्ध होना चाहिए, केंद्र सरकार से हमको मदद मिलना चाहिए। सारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हम लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में एक नोडल अफसर बनाया हुआ है। हम लोग मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ से लगभग 2 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनका पलायन हुआ है, वो छत्तीसगढ़ आने के लिए आतुर हैं। और हमारे नोडल अफसर के पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, अलग अलग जगहों से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजदूरों ने सीधा हमारे टोल फ्री नंबर से जो फोन से कांटेक्ट किए हैं, वो संख्या लगभग 1 लाख से पार है। और मैंने आपसे शुरुआत लाइन में ही कहा ना, आधे से ज्यादा मजदूर सड़कों पे है। कोई 300 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है, कोई 200 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है, कोई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है, कोई बिल्कुल गंतव्य के करीब है। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने लोग भी आएंगे, बॉर्डर में सबका चेक किया जाएगा, उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। जो अच्छे स्वस्थ पाए जाएंगे उनको उनके घर तक भेजा जाएगा। जिनके थोड़ी भी अगर संभावना रहेगी संक्रमण की, उसकी इलाज की व्यवस्था की जाएगी। अब इतने संख्या में मजदूर, अगर 1 लाख मजदूर अगर आते हैं तो उसको न तो एक जगह न 2 जगह हम नहीं रोक सकते। हम लोगों ने पहले बॉर्डर में कुछ ऐसे आश्रय गृह बनाए हुए थे, लेकिन अब उसके बारे में नीति बनाना पड़ेगा। गाँव में जो 2 क्विंटल चावल हम लोगों ने दिया है, अब स्कूलों में व्यवस्था करेंगे, क्वारंटाइन का इंतजाम करेंगे, आइसोलेशन का इंतजाम करेंगे। स्थिति ये बनेगी, मजदूर तो हमारे भाई हैं, उनका हमको स्वागत भी करना है, उनका सम्मान भी करना है, उनको सुरक्षा भी देना है, स्वास्थ्य संबंधी उनको सुविधा भी देना है। और राज्य सरकार किस संकल्पित है। लेकिन दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार ने निर्णय लेने के पहले किसी भी प्रकार की ना तो कार्य योजना बनाई, ना नीति बनाई। उनको सोचना था कि आखिर ये मजदूरों को कैसा भेजा जाएगा, क्या ट्रेन चालू किया जाएगा। रवि जी, मैं 3 सवाल आपसे करता हूं। आपने सारी बात काफी विस्तार से की, लेकिन मेरे पास स्पेसिफिक आपसे पूछने के लिए 3 सवाल हैं। एक सवाल यह है कि आप कोटा से बच्चों को लेकर आए, तकरीबन 2500 बच्चों को लेकर आए। आप 2500 बच्चों को लाने में आपकी 100 से ज्यादा बसें लगी, इतना सारा इंतजाम लगा, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आपका लगा, आप लेकर आए। उसमें भी एक बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा जान की हानि नहीं हुई। अब आपको 2 लाख लोगों को लेकर आना है। केंद्र ने कह दिया ले आइए। क्या वाकई राज्य के सामर्थ्य हैं, मैं देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कि रेलें बंद रहते हुए इन मजदूरों को लाना एक नई आफत को आमंत्रण तो नहीं? आपसे जानना, आपका अपना राजनीतिक तजुर्बा है। एक दूसरा सवाल इस बात का है कि इसके अंतर्गत गाइडलाइंस में यह कहा गया है, एडवाइजरी कह लें या फरमान कह लें, उसमें यह कहा गया है कि इन लोगों की मेडिकल जांच हो
और जांच के बाद में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखें। जानना है कि क्या इस फरमान को मानने के लिए आप लोगों की सरकार तैयार है? 2 लाख लोगों की क्या आप जांच तुरंत करने की स्थिति में, एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर आप होम क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं तो ये तमाम बच्चों के अभिभावक आपसे मांग कर रहे हैं कि हम इन्हें होम क्वारंटाइन में रखेंगे, आप इन्हें अपने स्कूलों में ना रखिए, उन्हें क्या जवाब देंगे? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा ये कि इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग वापस अपने अपने राज्यों की ओर रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें 2 लाख के करीब आप बता रहे हैं, बिहार वगैरह की बात करें तो 40-50 लाख की संख्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें 1 करोड़ के करीब लोग पहुंच जाते हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। इतने बड़े स्तर पर लोग अपने अपने गृह राज्यों में अगर पहुंच जाएंगे, रोजगार के संकट खड़े हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हम अराजकता की और एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं? अब 3 सवाल आपसे। डॉक्टर साहब जी। आपने जो प्रश्न किया बेहद गंभीर भी है, बेहद लाजमी भी है और इसमें विचार करने की जरूरत है। न केवल राज्य की सरकारों को, न केवल राजनीतिक दलों को इस फरमान को जारी करने से पहले केंद्र संघीय व्यवस्था में हमारा सब कुछ होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को इस बाबत सोचना था। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा, हमने कोटा से अपने बच्चों को लाया, हमने व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 1 लाख मजदूरों के जो रजिस्टर्ड मजदूर है, 2 लाख तो टोटल संख्या मैंने कहा, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार करने की में लगभग सक्षम हो सकती है। लेकिन मैंने पहले आपसे कहा कि आधे से ज्यादा मजदूर अब तो सड़कों पे है, बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में मेरा अंदाज अभी भी है कि प्रतिदिन 2 से 2,500 मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। इसीलिए तो चिरचारी के हमारे आश्रय स्थल में जो मजदूर थे उनको हम लोगों ने झारखंड के बॉर्डर तक भेजा। और तीसरी बात आपने कहा, बिहार और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां मैं ये समझता हूं राज्य सरकारें नहीं कर पाएंगी, ये तो तय है, लेकिन केंद्र सरकार भी कर पाएगी, इसमें संदेह है। और जहां तक मेडिकल चेकअप का बात है, अगर केंद्र सरकार नीति बनाती, कोई सोची समझी उनका कोई गाइडलाइन होता, तो सबसे पहले कहते कि अगर पुणे में मरीज है, सूरत में मरीज है, अगर बॉम्बे में मरीज है, तो सबसे पहले वहां टेस्ट कराना चाहिए। सरकारें, केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्यों इस प्रकार से वो केवल राज्य सरकारों के ऊपर डालना चाहती है? मजदूरों से किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन देश बचा हुआ है संक्रमण से, हमारा प्रदेश बचा हुआ है ये वैश्विक महामारी से। और इस प्रकार के केंद्र के फरमान जारी होने से अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो दुर्भाग्य है, जिसको रोक पाने में सरकारें सफल हुई हैं, आने वाले समय में हम लोगों के लिए वो तकलीफें ज्यादा बढ़ सकती हैं। राज्य सरकारें बहुत कृत संकल्पित है, हम खुद लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एकदम एडवाइजरी जारी करके इस प्रकार से निर्णय लिया गया, मैं समझता हूं उसके पहले फिर से चर्चा कर लेना था कि इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। ट्रेन चालू हो सकता है, अगर बॉम्बे, सूरत, पुणे और नासिक से लोग आ रहे हैं तो एक ट्रेन की आप व्यवस्था कर देते, जहां केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रेन, वेस्ट बंगाल के लिए एक ट्रेन, उड़ीसा के लिए एक ट्रेन, और आप कह देते कि रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें और अपने स्टेट में ले जा करके उनको किस तरीके से क्वारंटाइन और आइसोलेशन करना है। लेकिन कुछ तो बातें तय होनी चाहिए ना, केवल आदेश जारी कर देने से ना तो आपने मजदूरों के हित में कोई निर्णय लिया, ना राज्य के हित में कोई निर्णय लिया। और दुर्भाग्य ये है, जिस वैश्विक संक्रमण से, महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसको भी रोकने में सरकारें जो सफल हो रही हैं, ये निर्णय भी उसके खिलाफ है। ये निर्णय भी उसके खिलाफ है, ये स्पष्ट रहा है रविंद्र चौबे जी की। मैं यशपाल सिसोदिया जी के पास चलता हूं। यशपाल जी, आपने पूरी बात को सुना। अभी तक तो आपकी पार्टी के तमाम नेता इस बात पर मुग्ध थे कि कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा। आपने लॉकडाउन किया और उसके साथ में इस बात को ही कहा, स्टे होम, जो है जहां रहे, घर में ही रहे। अभी ऐसा क्या बदल गया? जब आपने लॉकडाउन किया था उस समय पर सैकड़ों की संख्या में मरीज नहीं थे, अब 33,000 मरीज हैं। 33,000 मरीजों को होने के बाद क्या आपकी पार्टी और केंद्र में मौजूद आपकी सरकार इस नतीजे में पहुंच गई कि अब उसके हाथ में बचाना नहीं है, इसलिए उसने हिम्मत हार ली? इसलिए पहले उसने कह दिया जो संदिग्ध मरीज है, पहली एडवाइजरी जारी हुई उसमें यह कहा गया था कि जिनमें संदिग्ध हैं, जिनमें प्रारंभिक लक्षण है, वो स्वयं को होम आइसोलेशन में रख लें। यह भी निर्णय संदेह के घेरे में। और अब मजदूरों के संदर्भ में यह फैसला है कि आप अपने अपने राज्यों में ले जाएं। क्या है ये? किस कारण से ऐसी परिस्थिति बदल गई है कि अब लगता है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं,
अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं, अब जो है जहां है वो अपने अपने राज्यों को लौट जाए। आपसे समझना चाहता हूं यशपाल जी, जन नेता हैं आप, पार्टी आपकी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है अपने नेताओं के साथ में, पूरा दिशा निर्देश दिया जा रहा है आपके स्तर पर, समझना चाहते हैं आपसे क्या इसकी पृष्ठभूमि है। रविंद्र जी तो बहुत नाराज हैं, रविंद्र जी को लग रहा है कि आप लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे यशपाल जी? डॉक्टर साहब, मैं आपका सबसे पहले आईएनएच चैनल का बहुत से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि आपने बहुत संवेदनशील मुद्दे को छुआ है आज। और श्रमिक रेलवे पटरी से चल चल करके आता है, सड़क पर चल करके आ रहा था, मजबूरी में आ रहा था, उसके लिए कोई निर्धारित नहीं थी, गाइडलाइन नहीं बनी हुई थी। और ऐसे अगर भारत की सरकार या राज्य की सरकारों को थी, राज्य की सरकारों के ऊपर सुझाव या यह मांग या यह गुहार स्थानीय स्तर पर आ रही थी डॉक्टर, उसको कहीं ना कहीं भारत की सरकार ने जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है जी। ये बात ठीक है, अभी ट्रेन नहीं चल सकती, अभी प्लेन नहीं चल सकते, अभी बसों का परिवहन नहीं हो सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले अगर रूबरू हुआ हूं ट्रेन के माध्यम से तो आप ही की चैनल के माध्यम से। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं मंदसौर से, मुझे आपके संवाददाता ने वो दृश्य दिखाया डॉक्टर साहब मंदसौर शहर में कि पिपलिया मंडी से पैदल चलते चलते बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनको परीक्षण किया जाना आवश्यकता था, उनको रोटी खिलाए जाने की आवश्यकता थी, उनको अलीराजपुर, झाबुआ, जोबट, रतलाम, महिदपुर, उज्जैन भेजने की आवश्यकता हम लोग स्थानीय स्तर पर स्वीकार कर रहे थे। लेकिन चूंकि भारत की सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई थी डॉक्टर साहब, इसलिए जिला प्रशासन भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि इनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए या गाड़ियों के वाहन के परिवहन के माध्यम से बेचाने में हम कहा पुरुषार्थ दिखावे। एक क्वेश्चन मार्क था डॉक्टर साहब हमारे सबके सामने जी। और तब जब ये सारे राज्यों का सवाल है डॉक्टर साहब, मैं आंकड़े लेकर के बैठा हूं क्योंकि आज मुझे बहुत समय पर आपकी तरफ से सूचना आई थी, मुझे बैठना था और आपके लोकप्रिय चैनल में बैठना था। डॉक्टर साहब, 29 अप्रैल कल का दिवस और 30 अप्रैल आज का दिवस, डॉक्टर साहब मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, गुजरात से 6000, राजस्थान से 14000 और हरियाणा से 1350, 21,350 श्रमिक हमारे बॉर्डर के माध्यम से, क्योंकि अनेक राज्यों ने उनको अन्य राज्यों की बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया है। हमने भी अपने मंदसौर जिले के पास में नीमच जिले का जो नया गांव और निम्बाड़ा का जो बॉर्डर है, वहां से कुछ श्रमिकों को लगभग 6000 की संख्या को हमने प्राप्त किया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, शेड में बिठा करके उनको भोजन करा करके बसों से अन्य स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। आदरणीय डॉक्टर साहब, 30 अप्रैल यानी आज 11,281 श्रमिकों को 221 बसों के माध्यम से जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, झालावाड़, नीमच, आगर मालवा, श्योपुर और गुना के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कराने का काम किया है डॉक्टर साहब सबने मिलकर के जी। गुजरात से 30 अप्रैल 500 मजदूर आने का हमको संकेत मिला है, सूचना मिला है। अब तक 35,000 श्रमिक विभिन्न राज्यों से डॉक्टर साहब हमारे राज्य में आए हैं। उनकी सूझ लेना डॉक्टर साहब इसलिए आवश्यक है कि वो न वहां कुछ सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं, उन राज्यों में एक तरह से श्रम के लिए गए थे लेकिन आज परेशान हो गए और वे अपने गृह जिले में, अपने गृह गांव में आना चाहते हैं, तो सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उनको हम सहर्ष स्वीकार करें। जिस प्रकार से कोटा राजस्थान से बड़ी संख्या में जब हम छात्रों को लाने में सफल रहे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश ने वहां के कोटा के बच्चों को लाने में डॉक्टर साहब सफलता। यशपाल जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आपकी ये सफलता है, आप ये कह रहे हैं हम कोटा से ले आए, 35,000 मजदूर 2 दिन के अंदर आप इधर से ले आए, मेरा आपसे सवाल है कि आप मानते हैं कि लॉकडाउन एक गलती थी? क्योंकि लॉकडाउन की मूल बात क्या थी? लॉकडाउन की मूल बात यह थी कि जो जहां है वहां रहे। आपने पूरा देश 40 दिन के लिए बंद करा दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, सारे दफ्तर बंद करा दिए, लोगों का जीविकोपार्जन बंद करा दिया, लोगों का खाना पीना आपने बंद करा दिया, और यह सब करा देने के बाद आप अचानक इन सब के मूवमेंट शुरू कर दिए। बदल क्या गया देश और दुनिया में जो आप ये शुरू करने लगे? कुल मिला के आपके पास सत्ता है तो आप कुछ भी कर देगा और देश मान लेगा? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये दबाव या ये प्रभाव या ये आवश्यकताएं राज्यों के ऊपर भी आई है डॉक्टर साहब, ये आदरणीय चौबे जी इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन आपके यहाँ करके भी स्थानीय लोग चाह रहे होंगे कि हमारा अपना व्यक्ति जो चल करके रोजगार की प्राप्ति को लेकर के गया था या आज वहां पर परेशानी में, सवाल पूरे देश का है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान में किसी सरकार की आलोचना को लेकर के हम इस चैनल पर नहीं बैठे, मैंने प्रारंभ से ही कहा है। डॉक्टर साहब, आपने 1 मई यानी कि कल
मजदूर दिवस के ठीक एक दिन पूर्व संध्या पर इस विषय को छेड़ा है। वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। इसमें इफ एंड बट भी है, किंतु परंतु भी है। लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी सवाल उठ सकता है, उनके हेल्थ चेकअप का भी सवाल उठ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब कुल मिलाकर के धीरे धीरे इस प्रदेश को, देश को पटरी पर लाना भी पड़ेगा। और इसीलिए जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश की बात करूंगा ओर से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज ने 88 करोड़ रुपए की राशि उन श्रमिकों के खातों में, जो चाहे मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर भी यदि है और उनका मजदूरी का कार्ड यदि, तो 1000 रुपए की राशि उनके खाते में गई है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में ही अपनी सेवाएं क्यों नहीं दे रहा है। ऐसे 88 करोड़ रुपए की राशि डाली और आज ही 42 करोड़ रुपए की 42 करोड़ रुपए की राशि डॉक्टर साहब आज उन रसोइयों को हमने दी है जो मध्याह्न भोजन का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी संबल योजना को फिर से चालू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसको तत्कालीन सरकार, यशपाल जी, मेरा विषय इस बात पर नहीं है कि आपकी सरकार ने क्या काम किया। हर सरकार के पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। विषय इस बात का है कि कोरोना को लेकर जो संकट था और उस संकट के समाधान में पूरी दुनिया में आप ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा सक्षम नेतृत्व मिला देश को, जिसने साहसिक फैसला लिया और लॉकडाउन करके इस महामारी को रोका। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 33,000 पे पहुंच गए, आपने 300 पे थे तो लॉकडाउन किया, 33,000 पे पहुंचे तो सब कुछ खोल दिया। क्या यहां क्या साबित करने के लिए आपने लॉकडाउन का कदम उठाया, ये मेरा सवाल है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन मैं इस समय हिमाचल की ओर रुख कर रहा हूं। वहां पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ जी हैं, और राठौड़ जी से मैं समझना चाहता हूं कि राठौड़ जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार कोरोना संकट को लेकर निपट रही है, पिछले 3 दिन में उसमें रोल बैक करती हुई दिख रही है। जो फैसले लिए थे उनके उलट फैसले, किस नजरिए से देखते हैं आप इन फैसलों को? क्या जो यशपाल जी ने कहा कि राज्यों के स्तर पर, लोगों के स्तर पर दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना था और इसलिए कदम उठाया है, बात कुछ हद तक ये जायज है, ये नाजायज नहीं है। हर स्तर पर यह दबाव था। हम छत्तीसगढ़ में देख रहे थे, कोटा से बच्चों के संदर्भ में पालकों का बड़ा दबाव था, इसी प्रकार से मजदूरों के संदर्भ में भी बड़ा दबाव है। पर इस फैसले को बतौर एक जिम्मेदार पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आप कैसे देखते हैं? जय द्विवेदी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, उस दिन उनको समझना चाहिए था कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आज जो फैसला लिया गया है, अगर ये उससे पहले तैयारियां की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो देश में लोगों को समय देते कि जो मजदूर हैं या छात्र हैं या प्रदेश से बाहर जो लोग हैं, जो अपने अपने घरों में जाना चाहें, उनको घरों में जाने देते, उसके बाद लॉकडाउन का फैसला लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जो ये फैसला लिया गया है, मुझे लगता है कि आज मोदी सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि इतने दिन लोगों ने जो है लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन आज जो धैर्य है वो लोगों का टूट रहा है। अगर सरकार ये फैसला नहीं करती तो निश्चित तौर पे लोग अब सड़कों में आने वाले हैं। तो शायद इसी दबाव के कारण जो है प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया। और इतनी दिनों की जो तपस्या थी लोगों की, आज लोगों में संशय की स्थिति पैदा होगी। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, हमारे लोग बड़े शांत और बड़े अनुशासित हैं। सबने लॉकडाउन का जो है पालन किया और आज 25,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो हिमाचल में आए हैं। प्रोटोकॉल जो होना चाहिए था, उनके मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज मुझे जो लगता है कि आज प्रदेश में लोग जो है इस बात को लेके बहुत परेशान है, आतंकित महसूस कर रहे हैं कि जो लोग इतनी संख्या में बाहर से आए, जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, क्या वो संक्रमण को लेके आए। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरकार जो है बिल्कुल अदूरदर्शी सरकार है। ये जो भी फैसले लेती है, जिस तरह से नोटबंदी का फैसला इन्होंने बगैर सोचे समझे लिया, कोई इन्होंने भविष्य की रणनीति नहीं बनाई। अभी जो ये फैसला लिया, अब निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में भी जो है भारी संख्या में यूपी से, छत्तीसगढ़ से मजदूर थे। हम लोगों ने उनकी काफी मदद की। ठेकेदारों ने जो अपनी लेबर थी उनको जो है बिल्कुल भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सरकार ने बड़े दावे किए कि हम जो है सबको राहत देंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है जहां जहां भी हमको संदेश आए, हमने मजदूरों को जो है मदद की और अभी भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में जो अफरा तफरी का माहौल बना है, मुझे लगता है कि देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये इसलिए हुआ है कि केंद्र सरकार जो है बिल्कुल बगैर सोचे समझे फैसला ले रही है। और अभी मध्य प्रदेश के यहाँ एक माननीय विधायक बैठे काफी अपनी सरकार की जो कारगुजारी है, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फैसले के पीछे अगर मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास नहीं किया होता, क्योंकि 23 तारीख को सरकार मध्य प्रदेश में बनती, 24 को आप फैसला लेते हैं, उससे पहले अगर आपने फैसला लिया होता, आप सरकार गिराने के बजाय देश की जनता के बारे में सोचते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र की जो सरकार है बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। और ये जो फैसला इन्होंने अभी लिया है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार को ये नहीं पता कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था कहाँ की जा रही है। रैपिड टेस्ट किट इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो किस ढंग से करेंगे, ये समझ से परे बात है। ये समझ से परे बात है। मैं वापस रविंद्र चौबे जी की ओर रुख कर रहा हूं। रविंद्र जी, मेरे पास में आपसे जानने के लिए एक सवाल है। सरकार ने दो बातें कही इस गाइडलाइन के अंतर्गत। एक गाइडलाइन ये कही है कि फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी, बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। एक बात इसमें यह कही गई है। और दूसरा जो बात कही गई है वो है कि राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। मेरा आपसे जानने का विषय यह है कि अभी जो टेस्ट किटें हैं उनकी प्रामाणिकता को लेकर ही संदेह की स्थितियां हैं। देश में टेस्ट करने की भी बात करें तो संख्या के स्तर पर कोई बहुत संतोषप्रद आंकड़ा नहीं है। और हमारे साथ में सम्मानीय विधायक, वरिष्ठ विधायक है मध्य प्रदेश में मंदसौर से, सिसोदिया जी, उनकी बात को सुना। 35,000 लोग तो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने इधर से उधर करा दिए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि टेस्टिंग संबंधी प्रोटोकॉल केवल कागजों तक सीमित रह गया है और हम एक भयानक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? और दूसरा सवाल इस बात पे कि राज्यों पर थोप दी गई है जिम्मेदारी कि आप जैसा चाहें वैसा अपना रूट बना के ले आए। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके संदर्भ में सख्त जरूरत थी कि एक व्यापक स्तर पर रेल परिवहन की योजना बनाई जानी थी और उसके माध्यम से ही मजदूरों की शिफ्टिंग अगर कराई जाती तो वो ज्यादा सुरक्षित भी होती, ज्यादा व्यवस्थित भी होती और शायद चिकित्सकीय परीक्षण की दृष्टि से ज्यादा सहज भी होती? क्या कहेंगे रविंद्र जी? माननीय सिसोदिया जी का मैं सम्मान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजस्थान उनके बॉर्डर का जिला लगा हुआ मंदसौर जिला है, वहां से 35,000 लोगों की वापसी हुई है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इतनी संख्या में प्रतिदिन लोगों का माइग्रेशन चल रहा है, वापसी हो रही है। किसका जांच हो रहा है, किसको आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, कौन क्वारंटाइन है, सरकारें क्या सहयोग कर पा रही हैं, ये एक अलहदा मुद्दा है। लेकिन आपने दो बातें कही। सबसे पहली बात, आपने शुरुआत के प्रश्न में कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में अराजक स्थिति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और दूसरा, इस निर्णयों के बारे में हर प्रश्न आपका जो है, अभी पहला प्रश्न भी आपने किया, दूसरा प्रश्न भी, और आदरणीय सिसोदिया जी के भी अपने शब्दों में और आदरणीय हमारे हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा, सभी बातों से एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ये निर्णय अदूरदर्शी निर्णय है। इस निर्णय में सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है। अब सरकार को मैंने पहले कहा कि नीति बनाना चाहिए था। राज्य सरकारों से अगर कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरियों की बैठक ली तो इस बात का कम से कम रूट मैप तो तय हो जाता कि कितने मजदूर आपके हैं, आप किस संख्या को ले जा सकते हैं, कितना टेस्ट आप कर सकते हैं, कितने किट आपके पास उपलब्ध है, क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है, क्वारंटाइन सेंटर आप कितना बना सकते हैं, कितने लोगों को होम आइसोलेशन में रख सकते हैं, कितने लोगों को सार्वजनिक जगह में आप आश्रय स्थल बना के रख सकते हैं, उनकी खाद्यान्न की कैसी व्यवस्था हो सकती है, उनकी ट्रांसपोर्टिंग की कैसी व्यवस्था हो सकती है। हर राज्य चाहता है, वो हमारे अपने भाई हैं,
तकलीफ में दूसरे राज्य में गए हैं। कोई राज्य नहीं कहेगा आपको आदरणीय हिमांशु जी कि हमारे मजदूर वापस ना आए, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने, जैसा आपने पहले प्रश्न किया, अगर केवल 300 संक्रमित लोग थे तो आपने सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन कर दिया। आज 30,000 को पार हो गया है तो लॉकडाउन खुला कैसे? आपको नीति बनानी चाहिए थी। ये मजदूर केवल मेरे खेती और किसानी में जाएंगे या रोजगार गारंटी में काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरे देश के लिए आपको योजना बनाना चाहिए था कि हमारे उद्योग बंद क्यों हैं, कुटीर उद्योग बंद क्यों हैं, छोटे छोटे उद्योगों को क्या राहत दिया जा सकता है, इन मजदूरों को कैसे एंगेज किया जा सकता है। खदान माइनिंग हमारा पूरा देश में बंद है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा पूरा देश में बंद है, पावर सेक्टर के काम हमारे देश में बंद है, स्टील सेक्टर के काम हमारे देश में बंद है। तो आखिर ये मजदूर आ रहे हैं, आखिर ये मजदूर तकलीफ पा रहे हैं, इनको रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में फिर से आपसे कहता हूं, हमारे यहाँ 14 लाख मजदूर हमारे रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं। हमारे 1 लाख से 2 लाख भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपने देश के परिप्रेक्ष्य में कहा कि इनका आखिर टेस्ट कैसे हो पाएगा। उन्होंने, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया, जो पॉजिटिव, जिनका रोग संक्रमण की संभावना कम होगी, ऐसे मजदूरों का आप माइग्रेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटर स्टेट आप ले जा सकते हैं। तो इसका टेस्ट कौन करेगा? अगर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के लगभग 50,000 मजदूर हैं तो क्या वहां की राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार उनकी व्यवस्था करेगी? ये सारे प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर साहब। इसलिए मैंने कहा ना, मजदूरों के आने और जाने का सवाल नहीं है। ये जो नीति बनाई गई, ये जो निर्देश जारी किया गया, ये जो फरमान जारी किया, इससे राज्यों का हित नहीं है। और अंतिम बात यह है कि हम सब लोग चाहते हैं इस वैश्विक महामारी से लड़ना, उसको रोकना। और आज छत्तीसगढ़ लड़ने में अगर सफल हो पाया है तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके कारण हो पाया है। तो आप निर्देश जारी करने के पहले राज्यों से इस प्रकार से समन्वय की नीति आपने क्यों नहीं बनाई? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये बहुत तकलीफ देह है। आने वाले समय में अगर संक्रमण थोड़ा भी संक्रामक होता है, ये महामारी थोड़ा भी संक्रामक होता है, तो क्या जवाब केंद्रीय गृह मंत्री देंगे या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देंगे? ये देश को बचाने का, यहाँ की आम जनता को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रकार अदूरदर्शी निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे पूरे हिंदुस्तान का माहौल अराजक पैदा हो जाए। हमारे साथ में चौधरी धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं। चौधरी धर्मवीर जी हरियाणा के भिवानी से सांसद हैं, खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी जो इतना ज्यादा दृढ़ निर्णय ले रही थी, वो अचानक इतनी ढुलमुल कैसे हो गई कि अपने ही लिए हुए फैसलों से रोल बैक कर रही है। क्या वाकई धर्मवीर जी सरकार हाँफ गई है, सरकार डर गई है, सरकार का देश की बिगड़ती आर्थिक स्थितियों को लेकर आत्मबल, आत्मविश्वास कहीं डगमगा गया है, इसलिए वह इस नतीजे पर पहुंची है कि सब कुछ जैसे तैसे हो, खोल दिया जाए, लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे और जो करना है, जैसे करना है, वो राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय करें। अब तक केंद्र हर मामले में डील कर रहा था, पर पिछले 3 दिन से जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि अब केंद्र सरकार के भरोसे कुछ ना करो, जो तुम्हें करना है अपने आप कर लो। क्या है इसके पीछे धर्मवीर जी? आपसे सवाल इसलिए है कि आपकी पार्टी के अंतर्गत भी लगातार संवाद का सिलसिला जारी है। सरकार जो फैसले ले रही है वो अपने नेताओं को बता रही है, तो आप इसकी पृष्ठभूमि से अवगत ही होंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि जिन मजदूरों को आपने लॉकडाउन अचानक घोषित करके अपने अपने इलाकों में ठहरा दिया था, अभी देश में बदल ऐसा क्या गया है कि आपने कह दिया जिसको जहां जाना है वहां जाए और जिसको ले जाना है वो ले जाए? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया 24 मार्च को, सारी दुनिया ने उसको सराहा है। सारी दुनिया ने जी, सारी दुनिया ने। आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल पूरी आ रही है। तब नंबर 2, ये जो हमने फैसला लिया लॉकडाउन का, अगर ये फैसला उस वक्त लॉकडाउन का नहीं होता और हम इनको आने जाने की खुली छूट दे देते तो आज ये हजारों में नहीं लाखों की संख्या में संक्रमित हो जाते जी। इसी बात को लेकर अमेरिका जैसा विकसित देश, यूरोपियन कंट्रीज भी ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो सही समय पर सही फैसला लिया और उसका स्वागत केवल विदेश में नहीं, हमारे देश के 135 करोड़ में, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबने साथ दिया। इसलिए आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं जी। अगर आज भी हम लॉकडाउन को और ज्यादा ढील दे देंगे, मैं मानता हूं कि कुछ एक सेक्टर में ये 1 महीने के अंदर तकलीफ हुई है, 1 महीना हम और तकलीफ सह लेंगे। जो जरूरी है, जिनका डिस्टेंस रखकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जिनका जाना जरूरी है,
क्योंकि लगभग हर प्रदेश की सरकारों ने जहां पर वो ठहरे थे वहीं पर शेल्टर बना के उनको बिल्कुल खाना दिया है, भोजन दिया है, कोई तकलीफ नहीं होने दी। और 1 महीना और अगर उस तकलीफ को सह लेते तो भी कोई बुरी बात नहीं। और आगे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ एक जगह कुछ एक सरकारों ने अपने स्टूडेंट्स को लेके आए हैं, कोई श्रमिक लेके आए हैं, और केंद्र सरकार ने भी, होम मिनिस्टर ने कह दिया कि सोशल डिस्टेंस रख के कानून का पालन करते हुए जहां जहां जरूरी है वो स्टेट की गवर्नमेंट इस प्रकार का रास्ता निकाल लें। आज हमें पक्ष विपक्ष की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ 135 करोड़ की जनसंख्या का देश, चाहे वो किसी भी सेक्टर का आदमी है, सर्विस सेक्टर का है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, उद्योगपति है, सभी मिलकर मैं मान के चलता हूँ इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, लड़ रहे हैं। धर्मवीर जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं। आप थोड़ा देर से हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने ये कहा कि हमने ये फैसला लिया, पूरी दुनिया में तारीफ हुई। आपका उद्देश्य पूरा हो गया, पूरी दुनिया में आपकी पीठ थपथपा दी गई कि आपने बहुत बढ़िया फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया, कमाल कर दिया। आपसे जानने का विषय यह है धर्मवीर जी, जिसका प्रश्न अनुत्तरित है, रविंद्र चौबे जी ने भी उस विषय को उठाया, आप शायद उस पर रोशनी डालें, हम लोग समझ नहीं पा रहे कि जब 300 लोग संक्रमित थे तो आपने फैसला लिया लॉकडाउन का। ये कहा कि इस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग ही समाधान है, जो जहां है वहीं रुका रहे। इसके साथ आपने सबको रुकवा दिया। आपके इस चमत्कारिक फैसले के बाद अब 33,000 तक तो हम पहुंच गए हैं, आज का ही आंकड़ा है। 33,000 पर आपने सारी राज्य सरकारों को कह दिया उठा उठा के ले जाओ अपने जहां से ले जाना है। छत्तीसगढ़ में 150 मजदूर आए थे महाराष्ट्र से, उनको रखा था, 9 उनमें से पॉजिटिव पा लिए गए, एक आंकड़ा। पंजाब में नांदेड़ से संगत के लोग पहुंचे, वहां के वित्त मंत्री जी कल फूट फूट के रो रहे थे टीवी स्क्रीन पर, ये बहुत बड़ी भूल हो गई, उसमें भी 1 दर्जन से ज्यादा संक्रमित पा लिए गए। ये जब 200-300 में ये आंकड़े हैं, आप पूरे देश में खुली छूट दे दिए कि लाखों की संख्या में इधर से उधर हो जाओ और अपने भरोसे हो जाओ। उसमें भी केंद्र सरकार एक रेल तक चलाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपसे समझना चाहते इस कार्यक्रम में कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की नहीं दुनिया के सबसे मजबूत नेता के रहते हुए ये कौन से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं और क्यों जारी हो रहे हैं। आप पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार सांसद हैं, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप जरूर समझे होंगे, थोड़ी रोशनी डालें। देखिए द्विवेदी जी, जिस बात को क्लियर कट होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, जो आदेश है, वो जिस प्रकार आपने बताया मैं मानता हूं उस प्रकार नहीं कि खुली छूट दे दी, जो करना है वो करो। पता नहीं ये कौन सी भाषा। और आप जैसे बुद्धिजीवी आदमी जो सारे देश के जो चैनल चलाते हो, आपके ऊपर हम भरोसा करते हैं, सारा देश भरोसा कर रहा है। आज हमें केवल पॉजिटिवली, यानी जो ऐसी भाषा ही हम यूज करें जिसकी वजह से और ज्यादा समाधान निकले, कोई ऐसी अफरा तफरी ना फैले। ऐसा कोई आदेश ऐसा नहीं है कि आप भाग लो जहां जिसने भागना है, कर लो ऐसा जो करना है, ऐसा आदेश नहीं है। आप एक बार बताएं धर्मवीर जी, आप तो जन नेता हैं, आपको मेरी भाषा पर आपत्ति है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप जन नेता हैं, आप तो जनता के बीच में ही रहते हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं, आपको हवा भापने के संदर्भ में तो लोग अलग ही स्थान पर देखते हैं। आपसे मेरा सवाल है, केंद्र सरकार ने यह कह दिया है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करके आपसी सहमति से मजदूरों को ले जा सकती हैं। आप जनता के दबाव को जानते हैं, क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि इतना कह देने भर के बाद राज्य सरकारों के वश में नहीं है, किसी राज्य सरकार में दम नहीं है कि वो अपने मजदूरों को लाने से इंकार कर दे? क्या आप इससे इंकार करेंगे? जो जन दबाव है उसमें केंद्र सरकार ने अपने ऊपर जो दबाव आ रहा था उसे राज्य सरकारों की ओर मोड़ दिया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस भाषा पर आपको कोई एतराज धर्मवीर जी? देखिए द्विवेदी जी, जैसे कोटा में स्टूडेंट्स थे, प्रदेश की सरकारों ने एक एक बस में ज्यादा संख्या नहीं ली, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस रख के हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी, दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चे बुलवाए। तो क्या उससे क्या सबको फायदा नहीं हुआ? बड़े सिस्टमेटिक ढंग से। और इसी प्रकार से अब भारत सरकार ने यही कहा है कि आपस में स्टेट ये फैसला ले ले जो आसान तरीका निकलता हो, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो, डिस्टेंस खत्म ना हो, और उसके बाद उनको क्वारंटीन में रख के उसके बाद घर जाएं। मुझे लगता है ये इस बात को आप भी तायद करोगे, हमारे दूसरे साथी है वो भी इस बात को सराहेंगे कि इस प्रकार। तो मेरा सवाल आपसे है कि इसके लिए आपने 45 दिन इंतजार क्यों कराया सारी सरकारों को? जिस दिन आपने लॉकडाउन घोषित किया था उसी दिन ये व्यवस्था बनवा देते, इतनी अफरा तफरी नहीं होती, इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं होती, लोग इतने परेशान नहीं होते। अगर यही व्यवस्था आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है,
तो सोनिया गांधी जी ने यही तो विषय उठाया था कि लॉकडाउन बिना सोचे समझे घोषित कर दिया। आप तो उसकी पुष्टि कर दे रहे हैं कि हाँ ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था तो 24 मार्च को जब घोषित किया था तभी ये व्यवस्था साथ में दे देते, ज्यादा सुविधाजनक नहीं रहता? आवश्यकता आविष्कार की रणनी है। जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये जनता की भावना के अनुरूप ही दिया जाता है और प्रशासनिक तौर पर देखना पड़ता है कि कौन सा समाधान अच्छा है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी, और ये समाधान जो निकला है ये आवश्यकता के तहत निकला है, ये धर्मवीर जी का कहना है। मजे हुए राजनेता हैं। मैं यशपाल जी के पास फिर रुक करता हूं। यशपाल जी, मैं फिर मुद्दे पर ही बात करूंगा। जो ये समाधान दिए गए हैं इनमें एक आखिरी जो गाइडलाइन के अंतर्गत कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। बात मजदूरों के संदर्भ में हो रही है यशपाल जी, समृद्ध घरों के संदर्भ में, मध्यम वर्गीय परिवारों के संदर्भ में या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के संदर्भ में नहीं हो रही है। ग्रामीण परिस्थितियों पे बात हो रही है। यहां अबूझबाड़ के जंगलों में आदमी नहीं जा पाता है, टॉवर किया जाएगा। बस्तर के सुदूर अंचल, झारखंड के सुदूर जंगलों के बीच के मजदूर हैं। आपने व्यवस्था बनाई है आरोग्य सेतु ऐप एक चमत्कार के तौर पर। क्या मोबाइल सरकारें उपलब्ध कराएंगी? केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी पहल होगी कि हर मजदूर को घर जाने की व्यवस्था के साथ एक एक मोबाइल भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा ताकि उसके स्वास्थ्य की चिंता हो? और क्या वहां पे नेटवर्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित रहेगी? आपसे जानना चाहता हूं, जिन दिशा निर्देशों को हम बहुत अच्छा ठहरा रहे हैं इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें जनप्रतिनिधि होने के नाते। यशपाल जी। डॉक्टर साहब, मैं आरोग्य पर आऊंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। क्योंकि मैं कल आपके चैनल पर पहली बार बैठा हूं मैं डॉक्टर साहब, और आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं सर। डॉक्टर साहब। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा, तो चलना भी नहीं चाहिए जी। अगर राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ से राजस्थान से या मध्य प्रदेश से राजस्थान में, राजस्थान से छत्तीसगढ़ में अगर श्रमिकों का आदान प्रदान हुआ है आवश्यकता के अनुसार या मांग के अनुसार या उनकी मदद के अनुसार जी, तो सब राजस्थान की सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा की हो या राजस्थान की हो, डॉक्टर साहब एक चैनल है, एक व्यवस्था, एक जिम्मेदारी है। चौबे जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था जी। मैं उनकी विद्वता को भी काम करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब वहां की राज्यों ने भी आखिर इन श्रमिकों की विदाई करने को लेकर के उनका हल्का फुल्का फौरी ही सही स्वास्थ्य परीक्षण किया होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए होंगे, गाड़ियों की व्यवस्था की होगी। हमने भी उनका वेलकम किया। हमने भी डॉक्टर साहब यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रमिकों को भेजने का काम किया होगा, छत्तीसगढ़ के कुछ हमारे यहाँ फंस गए होंगे उनको भेजने का काम किया। एक नैतिक दायित्व है डॉक्टर साहब जी। सारा के सारा सिस्टम आज अपन के देख के क्या दूरदृष्टता वाला मामला हो गया। और चौबे जी तो मेरे बड़े वरिष्ठ है, मार्गदर्शक है। आज मनरेगा की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई रोजगार का सवाल नहीं उठेगा और हम इनको पूरी तरह से संरक्षण देंगे। जो आने वाले, जो आ चुके हैं श्रमिक, जो आ रहे हैं उनको भी लेकर के मैं उनकी इस भावना की कदर करता हूं, उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं जी। डॉक्टर साहब जहां तक आपने आरोग्य की बात करी, जमाना बड़ा एडवांस है डॉक्टर साहब। आज अगर आप देखेंगे तो यही श्रमिक, इन्हीं श्रमिकों ने हम जैसे विधायकों को अपने मोबाइल के माध्यम से हम कहां फंसे हुए हैं, किन परिस्थितियों में है, और डॉक्टर साहब हमको वहां से निकलने के लिए इन्होंने हमको अप्रोच किया इस सोशल मीडिया के माध्यम से जी। डॉक्टर साहब एडवांस जमाना है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, मैं आदरणीय चौधरी जी के उस वक्तव्य का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होता तो इस देश के क्या हालात होते जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और अन्य राज्यों में भी है और अन्य राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, अन्य दलों की भी सरकार है जी। डॉक्टर साहब इस समय हमारा नैतिक दायित्व है कि जो फंसे हुए हैं, जो मजबूर है, उनकी किस प्रकार से मदद करें। और डॉक्टर साहब इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश की सरकार ने या राजस्थान की सरकार ने या छत्तीसगढ़ की सरकार ने या, और डॉक्टर साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये यूं ही मोदी जी के या अमित शाह जी के और निर्देश से कुछ चलते फिरते नहीं आगे सारे श्रमिक। अगर रेड जोन वाला कोई राज्य है या रेड जोन वाला यदि कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जिला प्रशासन ने और वहां के जन नेताओं ने मजदूरों को, श्रमिकों को जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। डॉक्टर साहब जी, हम इस बात को लेकर के भलीभांति जानते हैं कि रेड जोन क्या होता है, ऑरेंज जोन क्या होता है, येलो जोन क्या होता है। और डॉक्टर साहब जिन मोहल्लों में अगर यह बीमारी वायरस के रूप में नहीं आई है और जो लॉकडाउन में है, वे भी डॉक्टर साहब आकर के नीचे ऊपर नीचे जाकर के थोड़ी सी हल्की फुल्की फौरी
आपस में मित्रता के रूप मेरा में आपसे गार्डन- सवाल है, मैंने सारी बात को सुना यशपाल जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से दोहराता हूं। आरोग्य सेतु ऐप के संदर्भ में आपने कहा कि लोग बड़े एडवांस हो गए हैं। आपने उधर बताया कि लोगों ने फोन करके बताया हम यहां फंसे हुए हैं। मैं आपको एक खबर बता देता हूं, आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश की ही। वहां पर एक मजदूर था, उसने 2,500 रुपए में अपना मोबाइल बेचा, उससे राशन खरीदा, अपने बीवी बच्चों को दिया और जाके फांसी लगा ली। यह भी एक सच्चाई है। बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जिनके हाथ में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो मदद उपलब्ध कराई जा रही है समाज की ओर से, सरकार की ओर से, फिर भी आप इससे इंकार नहीं करेंगे। बहुत बड़ा वर्ग है जो वंचित है और उसके पास में मोबाइल एक अनिवार्यता के तौर पर मौजूद हो, यह अपेक्षा थोड़ा उनके साथ में जाती है। ऐसे में आप जो समाधान सुझा रहे हैं उसका व्यवहारिकता के धरातल पर भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल। एक सवाल ये, दूसरा बिंदु ये कि अभी देश में स्वयं आंकड़े हैं कि हम 30,000 40,000 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। यहां बात हो रही है लाखों की संख्या में मजदूरों के इधर से उधर जाने की। 35,000 मजदूरों का आना जाना 2 दिन में आपने बताया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का आंकड़ा लाकर आपको दे देता हूं कि पिछले 2 दिन में कुल टेस्ट कितने हुए। आशय बहुत स्पष्ट है कि जो टेस्ट हैं उसके स्तर पर गंभीर किस्म का कोताही बढ़ती जा रही है पूरे देश में। एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे राज्यों की बात। मैं जानना चाहता हूं केवल इतना कि एक जन दबाव के चलते लिया गया फैसला, जो धर्मवीर जी ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, दबाव के चलते यह फैसला है, क्या इस संदेह से आप अनभिज्ञ हैं कि हम एक बड़े खतरे का आमंत्रण दे दिए हैं इस प्रकार के मूवमेंट से? मैंने उदाहरण से बताया, पंजाब के वित्त मंत्री रो दिए कल स्क्रीन पर कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रहा हूं, 50 तक आंकड़ा नहीं पहुंचा यहां पर, लेकिन एक मजदूरों का दल जो झारखंड जा रहा था, राजनांदगांव की सीमा पर रोक लिया सरकार ने। फिर सरकार को क्या सूझा कि उसने अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें भेजा और नतीजा यह कि सूरजपुर और जशपुर में पॉजिटिव केसेस पा लिए गए जहां पे पहले कोई केस नहीं था। ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच में ये जो मजदूरों की आवाजाही खोल दी गई है, क्या यह भयानक सिद्ध नहीं होगी? इस संभावना से आप इंकार करेंगे? क्योंकि आने वाले समय, आप आज पहली बार आए हैं पर यह अंतिम बार नहीं है, आगे भी आपको इन कार्यक्रमों में बैठना है। क्या जवाब देंगे तब? डॉक्टर साहब देखिए, मेरा कहना है कि संभावना किसी भी चीज की हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं करता हूं मैं। लेकिन यदि पटरी पटरी चल करके, पैदल पैदल चल करके एक श्रमिक जो स्वस्थ भी है और यूं कहें कि वो कहीं किसी प्रकार से पॉजिटिव लक्षण लेकर के नहीं आ रहा है, या उसको फीवर नहीं है, या उसको खांसी सर्दी जुकाम नहीं है, उसको परिवहन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब अपना कोई नीतिगत दायित्व नहीं होता है कि उसको इन सारी कठिनाइयों से उबारने को लेकर के? नीतिगत दायित्व बिल्कुल यशपाल जी, पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसके पास टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। एक एक मजदूर जो चढ़ेगा उसकी टेस्ट पूरे हो चुके होंगे, तभी बस में बैठेगा, तभी ट्रेन में बैठेगा। जो सरकार एक ट्रेन चालू करवाने के संदर्भ में फैसले नहीं ले रही है, वो राज्य सरकारों से यह अपेक्षा कर रही है कि वह बसों के माध्यम से मजदूरों का परिवहन कर ले। इसके कारण से सवाल है कि केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रही है इन गंभीर परिस्थितियों में, जैसा परिचय पिछले 1.5 महीने से फरमानों के शक्ल में, आदेश की शक्ल में, निर्णय की शक्ल में उसके द्वारा दिया जा रहा था। मैं एक बार फिर हिमाचल की ओर रुख करता हूं। हमारे साथ में कुलदीप राठौर जी है और जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उनके संदर्भ में उनसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं कि क्या राठौर जी, केंद्र सरकार का यह मौजूदा रवैया आपको आहत करता है? और दूसरा जानने का विषय यह है कि आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी केंद्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभा पाने में नाकाम हो गई है कि वह केंद्र सरकार को प्रभावित कर पाए, केंद्र सरकार को किसी स्तर पर सही दिशा दे पाने में कोई भूमिका निभा पाए? कांग्रेस वक्त के साथ, जिसने देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, रविंद्र जी यहां पर बैठे हुए हमसे ये कह रहे हैं कि कुछ मिलजुल कर करना चाहिए था, आवाजें सुनी नहीं जा रही हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, तो उसमें बात क्या हुई? अगर रविंद्र जी यहां पर बैठकर बोल रहे हैं कि बात को सुना नहीं जा रहा, आपसे जानना है कि कांग्रेस अपनी भूमिका निभा पाने में नाकाम है? देखिए ज्योति साहब, कांग्रेस एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फरवरी 12 को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि इस देश में जो है इस कोरोना महामारी का खतरा है और ये बीमारी जो है देश में दस्तक देने वाली है। लेकिन उस वक्त उनके बयान का जो है मजाक उड़ाया गया। अगर उस वक्त गंभीरता से प्रयास किए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी इस देश में पैदा नहीं हुई, ये बीमारी जो है हमने विदेशों से जो है आयात की है। जी। अगर हम समय रहते फैसला लेते
जी हम जो एयरपोर्ट है जी वहाँ आवाजाही बंद करते, बाहर से लोगों को जो इस देश में आए उनको आने में रोक लगती, तो शायद ये कुलदीप जी, ये बात कहना बड़ा आसान है कि ऐसा करते वैसा करते, फैसले तो लिए गए, आवाजाही रोकी गई, जब भी समय लगा उसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी रोका गया। मेरा आपसे जानने का विषय है कि ये दिशा निर्देश आए हैं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या आपने स्वयं या आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने इन दिशा निर्देशों के संदर्भ में कोई असहमति का पत्र केंद्र को लिखा? क्या आपने जयराम ठाकुर जी से इस संदर्भ में कोई बात करनी, केवल और केवल कहने से मान लिया जाएगा या वह कार्य के रूप में भी जाहिर करेगा? देखिए जयदी साहब, हमने हिमाचल की, जहां तक हिमाचल के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं, हम मुख्यमंत्री को जो है बार बार सुझाव देते रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और हमने उनको तमाम जो सुझाव है उनको दिए, और ऐसा नहीं है, उन्होंने कई हमारे सुझावों पे जो है अमल भी किया। कई जगह पे थोड़ी तल्खी भी हुई, जहां पे हमको लगा कि सरकार गलत कर रही है तो हमने सरकार के जो है ध्यान में भी बात लाई। या मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त इस बीमारी से मजबूती से जो है राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन जो है लड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनके पास जो है आर्थिक साधन बहुत कम है। मेरी अपने मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब उनकी हिम्मत नहीं है, वो खुल के बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो साधन है वो राज्य सरकारों को दिए जाने चाहिए। अभी इतना बड़ा फैसला हुआ कि आप जो है दूसरे प्रदेशों में आप लोग जो आपके लोग फंसे उनको आप वापस लाओ। तमिलनाडु में लोग फंसे, बॉम्बे में लोग फंसे, पूना में अभी हमारे लोग फंसे। अब कहाँ हम इतनी दूर जो है बसें भेजेंगे, और राज्य सरकारों के पास कोई साधन नहीं है। मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार ने सारा का सारा जो ठीक रहा है वो सब राज्य सरकारों के सिर पे फोड़ने के लिए छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इस फैसले को लेने से पहले प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह से सभी मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए थी, और जो वस्तु स्थिति है इस देश में उसके बारे में जो है सोच विचार करना चाहिए था। और इतने दूर से हम बसें नहीं भेज सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेलवे की जो है रेल की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो लोग वापस आना चाहें उनको वापस लाया जाए। उनका सीमा पे उनका जो है प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अभी तो हमारे पास तो जो टेस्ट किटें हैं वो भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी घोटाले हो रहे हैं। अभी जो चीन से रैपिड टेस्ट किटें मंगवाई गई, पूरा देश जानता है कि उस पे कितना बड़ा 150% ज्यादा वो उस पे मुनाफा कमाने की बात हो रही है। कुलदीप जी का कहना है रेल चालू करने के संदर्भ में कुलदीप जी हिमायत कर रहे हैं। मैं अंतिम बातचीत के लिए रविंद्र चौबे जी के पास में और 1 मिनट के लिए धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, मेरा आपसे सवाल है, सब स्तर पर यह बात है कि इन मजदूरों की वापसी के संदर्भ में सुव्यवस्थित तरीके से रेलवे का उपयोग होना चाहिए, स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। आपका अपना जमीनी अनुभव है, जनता की राजनीति आप करते हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र को इस मांग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है? नहीं, देखिए ऐसा, अगर एक ट्रेन एक कहीं से चल पड़ी तो लोग मानेंगे नहीं, छतों पर भी चढ़ जाएंगे। आप देखते हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलके एक बस में जहाँ 60 सीटिंग है उसमें मात्र 20-25 ही सवारियों को, मजदूरों को बैठाएं, और वो भी चेक टेस्ट करके, और जहाँ जिस अपने प्रदेश में लेके जाएं वहां फिर उनको कम से कम भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखें। अब ये धर्मवीर जी ने समाधान दिया है कि अगर ट्रेन चालू की तो लोग मानेंगे नहीं, लोग छत पर भी चढ़ जाएंगे। मैं एक बार फिर रविंद्र चौबे जी के पास अंतिम बातचीत के लिए जा रहा हूं। रविंद्र जी, आप 2500 बच्चों को लाने के लिए 100 बसें भेज दी है। 100 बस थी, 2500 बच्चे थे, एक साथ आ गए। मजदूरों का मामला ऐसा नहीं है, अकेले जम्मू में 20,000 से ज्यादा मजदूर हैं। कितनी बस भेज देंगे एक बार में? 100, 150, 200, कितने लोग बैठ पाएंगे? 2000, 4000, 5000? कैसे तय करेंगे कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा? क्या यह स्थिति अपने आप में एक अराजकता को न्योता नहीं देगी? एक दूसरा मेरा जानने का विषय है कि जो आपकी असहमतियां हैं, ये असहमतियां बयानों तक सीमित रहेंगी या लिखित रूप से भी केंद्र के सम्मुख विरोध दर्ज कराने का आपकी सरकार का कोई फैसला होगा?
पुनर्विचार के संदर्भ में कोई आग्रह होगा? क्या इसके संदर्भ में कोई उम्मीद प्रदेश की जनता आपसे रख सकती है? आपके पहले प्रश्न में ही आपका उत्तर है। जम्मू से अगर इतने लोगों को लाना है तो कैसी व्यवस्था हो सकती है, प्रश्न भी आपने किया, और व्यवस्था नहीं हो सकती इसका उत्तर भी आपने दिया। और जहां तक दूसरा प्रश्न है केंद्र सरकार से असहमति का, पहली बात तो ये है कि हमारे आदरणीय, आपने कहा ना विपक्ष की भूमिका के बारे में पहले आपने प्रश्न किया, आदरणीय राहुल जी ने तो फरवरी के पहले सप्ताह से आवाज उठाना शुरू कर दिया था। मैडम सोनिया गांधी जी ने अनुरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत मिली मार्च के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और सरकार बनाने के बाद। तो ये परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ? आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन केंद्र ने अगर एडवाइजरी जारी किया है तो उसकी सारी व्यवस्था किस तरीके से करना है, केंद्र का क्या सपोर्ट हो सकता है, ट्रेन रूट में हम कैसे ट्रेन की उपयोग कर सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परीक्षण के क्षेत्र में, टेस्ट के क्षेत्र में हम केंद्र हमारी क्या मदद कर सकता है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के क्षेत्र में केंद्र हमारी क्या मदद कर सकता है, स्पष्ट बातें होनी चाहिए। हम तो हर बात को केंद्र सरकार के साथ प्रतिदिन, हर मंत्रियों के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरकार के अलग अलग विभागों में बात होती है। अपनी सहमति, असहमति, सुझाव और मांग लगातार हम केंद्र सरकार को देते रहते हैं। सौभाग्य से केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके पहले से ही प्रदेश में निर्णय लिया, इसलिए हम अपने प्रदेश में रोकने में अभी सफल हैं। लेकिन अभी इतना व्यापक पैमाने पे अगर माइग्रेशन, वहां से यहाँ वापसी होगी और केंद्र का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो जिस अराजकता की दिशा में आप संकेत कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे हमको जूझना पड़ेगा, और यही राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम का अंतिम निष्कर्ष इस रूप में है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन पर एक बार केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और राज्यों से जो अपेक्षा है वो तो ठीक, पर केंद्र सरकार को अपनी भूमिका भी प्रभावी तरीके से निभाना चाहिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मजदूरों को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि ये बात जमाना याद रखे, कि ये बात जमाना याद रखे, मजदूर हैं हम, मजबूर नहीं, ये भूख, गरीबी, बदहाली हरगिज हमको मंजूर नहीं। कांति मोहन सोज ने ये जो पंक्तियां लिखी हैं, ये कल मजदूर दिवस है। देश भर और दुनिया के जितने मजदूरों को है उनको हमारी तरफ से ये पंक्तियां समर्पित हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। मुझको दीजिए याद, सदा प्रणाम।